चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब दो बातें समझें, रिसर्च कंडक्ट करना अलग स्किल है, रिसर्च लिखना अलग स्किल है। पहले तो ये मसला क्लियर करें। बोलें। तो लिखना अलग स्किल है। बहुत स्पेशली ये चीज़ हमें मेडिकल में बड़े अच्छे से समझ में आती है। बहुत बहुत सी जगह आपको ये चीज देखने को मिलेगी। आपको पता है किसी बंदे ने अपने ऊपर किताब लिखवानी हो, वो किताब लिख नहीं सकता, वो क्या करता है, किसी राइटर को बुलाता है, उसको स्टोरी सुनाता है, और किताब कौन लिखता है? राइटर लिखता है। ये जितने भी लोग हैं, जितने भी एक्ट्रेसेस है, एक्टर है, क्रिकेटर है, अब जो शोएब अख्तर पर किताब लिखे उसने खुद तो ही ना लिखे, वसीम अकरम ने खुद तो ही ना लिखे, वो क्या करते हैं, स्टोरियां सुनाते हैं, वो आगे किताब लिखते हैं, डन हो गया। तो लोग अच्छे अच्छे राइटर ढूंढ रहे होते हैं कि भाई किताब लिख के दे, तो इसका मतलब ये है कि नॉलेज उनके पास है पर किताब कोई और लिखेगा। राइटिंग स्किल डिफरेंट चीज है। ये बात समझ में आ गई? तो एग्जांपल दें। आप अगर मूवीज देखते हो तो रिसेंटली संजय दत्त पे एक मूवी बनी थी, संजू के नाम पे, उसमें भी एग्जैक्ट यही सीन है, वो राइटर को ढूंढता है, कहता है मेरे को बुक लिखो, सारी स्टोरी मैं बताऊंगा, लिखो तुम, क्योंकि लिखने का, समझ गए, सेम चक्कर रिसर्च का है। 2 मिनट के लिए माने शबाला को बहुत अच्छी रिसर्च कंडक्ट करना आती है, इसको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वगैरह सब कुछ आता है। मसला कहाँ पे है? लिखना नहीं आता। तो रिसर्च लिखना, रिपोर्टिंग अलग स्किल है, कंडक्ट करना अलग स्किल है, डन। बोले हैं। अब क्योंकि आप इस्लामिक स्टडीज वाले हैं, आपके यहाँ रिसर्च का एक कोर्स है, नॉर्मली 12 से 14 कोर्सेज रिसर्च के पढ़ाए जाते हैं। 12 से 14 कोर्सेज रिसर्च के पढ़ाए जाते हैं। जब माने एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, वो बीबीए करके आएगा, बोले, एमबीए करके आएगा, उसके बाद एमफिल में आएगा ना। जब तक वो एमफिल में आता है, कम अज कम 10 कोर्सेज वो पढ़ चुका होता है, जिनका डायरेक्ट ताल्लुक किससे है? इस तरह से। कैसे? वो एक कोर्स पढ़ता है इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिक्स, फिर एक कोर्स पढ़ता है एसआई, फिर कोर्स पढ़ता है ऑपरेशन मैनेजमेंट, इन सब का ताल्लुक डेटा एनालिसिस से। उसको सारा डेटा एनालिसिस सिखाया जाता है, तमाम सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, ये सब इसलिए सिखाया जाता है ताकि जब वो रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट करे तो उसको डेटा एनालिसिस करना आता हो। डन हो गया। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से कोर्स पढ़ाया जाता है, फिर उसको एक कोर्स पढ़ाया जाता है रिसर्च मेथड, डन। फिर एक कोर्स पढ़ाया जाता है एडवांस रिसर्च मेथड, ये सब बीबीए में है। और फिर आखिरी सेमेस्टर में बोलो क्या पढ़ाते हैं, रिसर्च राइटिंग रिपोर्ट लेवल चेक करें। यानी कि पहले 4 साल उसको ये सिखाते रहते हैं बेसिक रिसर्च कैसे करनी है, अप्लाइड रिसर्च कैसे करनी है, एडवांस रिसर्च कैसे करनी है। फिर उसको डेटा एनालिसिस के कोर्सेज सिखाए जाते हैं कि डेटा एनालिसिस कैसे करना है, उसको सॉफ्टवेयर पे रन कैसे करना है। और जब तुम सब कुछ कर लो, सब कुछ, तो आखिरी सेमेस्टर में क्या सिखाते हैं? रिसर्च राइटिंग रिपोर्ट का एक पूरा कोर्स होता है। अब पूरा कोर्स की बात करो, टीचर क्या करता है, कहता है जाओ लिटरेचर लिख के आओ। फिर बच्चा लिख के लाता है, फिर उससे बताता है ये तुमने गलती की, राइटिंग ऐसे नहीं ऐसे होती है। जिस तरह बचपन में स्कूल्स में आपके सब, चल मदारिस की एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मदारिस में आपने अरबी में कोई इबारत लिखी तो टीचर कहता है ना नहीं गलती कर दी है, इस वर्ड की जगह ये लिख देना चाहिए था, सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है, पहले ये। अंग्रेजी वाला भी यही करता है ना, ये बहुत डायरेक्ट हो गया, इसको इनडायरेक्ट लिखो, एक्टिव में मत लिखो, पैसिव में लिखो, एक ही वर्ड बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो, ठीक है, बार बार अली अली क्यों कर रहे हो, पहले अली कर रहे हो तो प्रोनाउन यूज कर लो। प्रोनाउन समझते हैं ना, जिसको आप कहते हैं हुआ हुआ से जमीर कहते हैं। तो बच्चे को जब बार बार लिख लिख के लाएगा और टीचर बार बार उसको करेक्ट करेगा तो राइटिंग स्किल बेहतर होगी नहीं होगी? तो उसको बहुत सारी चीजें इस तरह की सिखाई जाती है किस कोर्स के अंदर, रिसर्च राइटिंग रिपोर्ट में। तो जब तक बच्चा एमफिल में आता है तो बच्चा 10-12 कोर्सेज ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब आप लोगों के साथ बेसिकली समझने थोड़ा सा अनलकी काम ये हुआ है कि आपने आज तक अभी कोई कोर्स पढ़ा ही नहीं है। अब एक आदमी जिसने 10 कोर्सेज, हर कोर्स के अंदर 45 आवर, 45 आवर, 450 घंटे रिसर्च क्लास में पढ़ी है, 300-400 घंटे उसने घर में पढ़ी, 1000 घंटे गुजार के आया हुआ है। 1000 घंटा समझते हैं आप जब मदरसे में कोई कोर्स पढ़ते हो तो 45 मिनट का एक पीरियड होता है, सही है, 45 मिनट का, चलो 1 घंटे का पीरियड है। सोचें किसी कोर्स के ऊपर 1000 घंटे गुजरे हो, 1000 घंटे, तो उस कोर्स का आपका लेवल क्या होगा? स्ट्रीम पे होगा। 1000 घंटे पढ़ने के बाद जब वो एमफिल में आता है, उसको थीसिस में हजारों मुश्किलात सामना करना पड़ती है, उसको समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे, तो इमेजिन करें जो फर्स्ट टाइम करके आया उसका क्या हल हुआ होगा। ये बात समझ में आ गई? बोलें। अब इसकी एडवांस आगे बढ़ना शुरू करें। अब ये देखिए, ये मैंने एक हेडिंग डाउनलोड, एक आर्टिकल ओपन किया, वराइज सैंपल प्रपोजल। सैंपल प्रपोजल का मतलब क्या है, समझिएगा।
बेसिकली करना क्या होता है रिसर्च के अंदर, जब मैं रिसर्च रिपोर्ट लिख रहा हूँ तो मुझे उसके अंदर कोई 45 से 50 चीजें बतानी है। कितनी? 45 से 50 चीजें एक्सप्लेन करनी है। सही है। मैंने क्या किया, मैंने रुकैने किताबों ने क्या किया, उसके 5 से 6 चैप्टर बना दिए। समझ रहे हैं क्या मतलब? कि ये 15 चीजें यहाँ बता दो, ये 10 चीजें यहाँ बता दो, ये 10 चीजें यहाँ बता दो, ये 10 चीजें यहाँ बता दो। डन। पहले चैप्टर का नाम क्या रखा गया हमने? कितनी चीजें बताई गई है? 10। दूसरे में 2। तीसरे में रिसर्च मेथड, ये समझ गए? इसके अंदर हेडिंग दे दी हुई चैप्टर 4 फिर चैप्टर 5। डन हो गया। तो ये सब मिलाएंगे तो 40 से 50 हेडिंग्स हैं जो हमें फिल करनी होती है। कितने चैप्टर्स बनाए मैंने? अब ये कोई शरिया कुल क्या कहते हैं, रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल को क्या कहते हैं आप लोग? शरिया कुल, कुल शरिया क्या वर्ड? नहीं नहीं, हाँ कायदा कुलिया नहीं है ये। क्यों? कुछ यूनिवर्सिटी ने 6 बनाए हैं, कुछ ने 4। ये बात समझ में आ गई? तो कुछ यूनिवर्सिटियों ने 6 सेक्शन बना दिए, बोलते हैं नहीं, कुछ ने 5। तो आप लोग क्या करते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आपने रिसर्च सबमिट करना होता है आप उनसे कहते हैं काइंडली मेहरबानी करें क्या दें, फॉर्मेट, फॉर्मेट दें हमें। ये बात समझ में आ गया? फॉर्मेट का मतलब ये नहीं होता वो सिर्फ ये बताएं कि कौन सा फॉन्ट यूज करना है, किस, सिर्फ ये भी होता है, लेकिन मेन चीज क्या होती है? हेडिंग। क्या 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 चीजें आपने लिखनी है, क्या क्या आप। हाँ हाँ, ये थीसिस ही है। अब इस थीसिस को मैं आर्टिकल में मूव करवाता हूँ। ये क्या चीज हो गई? थीसिस। तो आप बहरिया में हैं तो आप बहरिया वाले क्या कहेंगे, भाई साहब? भाई साहब तो नहीं कहेंगे, डॉक्टर अंबर तो कहेंगे बीबी थीसिस का फॉर्मेट दे दें। वो आपको देंगी। क्या देखेंगे सबसे पहले उसके अंदर? चैप्टर्स, कि कितने चैप्टर्स हैं। डन हो गया। हर चैप्टर के अंदर क्या होगी? सब हेडिंग। डन। अब रिपीट कर रहा हूँ। माने शवाला ने एक पूरी रिसर्च कंडक्ट कर दी, अब उन्हें तमाम हेडिंग्स लिखनी है। क्लियर हो गया? अब एन मुमकिन है उन 50 में से 10-12 हेडिंग में इनके पास लिखने को कुछ ना हो। फिर गौर फिक्र शुरू होगा कि इन 12 हेडिंग्स को फिल कैसे करना है। मजीद रिसर्च की जरूरत है, नहीं है? मजीद डेटा कलेक्ट करने की नीड है, नहीं है? ये बात समझ में आ गई? दूसरा मसला क्या हो सकता है? बहुत कुछ इनके पास है जो इनको समझ नहीं आ रहा कि ये किस हेडिंग में जाएगा। तो इनके मुताबिक और भी कुछ हेडिंग्स होनी चाहिए थी जिसके अंदर ये तमाम चीजें कवर, लेकिन इन हेडिंग्स में तो कवर नहीं होगी। फिर सारी डिस्कशन इस बात पे होगी किस हेडिंग के अंदर मजीद सब हेडिंग डाल के इन चीजों को कवर करें। ये सारे मसले मसाइल समझ में आ रहे हैं? लॉजिक क्लियर हो गई? तो ऐसा कम ही होता है, ज्यादातर ये होता है कि यूनिवर्सिटी में जो में हेडिंग दी होती है, बहुत सारी हेडिंग है हमारे पास लिखने को। फिर बच्चा सुपरवाइजर को कांटेक्ट करता है, किसी एक्सपर्ट को फोन करता है इस चीज में मैं क्या लिखूं। ये बात समझ रहे हैं? तो वो भी मशवरा देता है तेरी रिसर्च की, उसने भी साथ पूरी रिसर्च कंडक्ट की होती है सुपरवाइजर ने, कि ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। डन। बोले हैं? अब मैंने क्या किया, मोटा मोटा सारी हेडिंग चुन के इसको 5 हेडिंग में डिवाइड कर दिया, 5 चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, इनको डिस्कस कर लें। ठीक है, पहला चैप्टर मैंने क्या डाला है? अभी देखें, कुछ लोगों ने इसको बैकग्राउंड के नाम से दिया होता है, कुछ लोगों ने इसे इंट्रोडक्शन के नाम से दिया होता है, तो मैंने दोनों नाम दे दिए, बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन। डन। अच्छा, एक बार शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये भी देखा जाएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ने क्या किया, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के लिए अलग अलग फॉर्मेट नहीं बनाए हुए। टेक्निकली अलग सा फॉर्मेट होना चाहिए, लेकिन वो कैसा ब्रॉडर वर्ड यूज कर लेंगे जिसके अंदर दोनों चीजें कवर हो जाए। तो ये भी हो सकता है कुछ हेडिंग्स में मैं कह दूं कि भाई ये हेडिंग सिर्फ क्वांटिटेटिव में, ये हेडिंग क्वालिटेटिव में नहीं होंगे, कुछ हेडिंग सिर्फ क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में। मिसाल के भाई शवाला कहते हैं मैंने रिसर्च कंडक्ट कर दी पर 12 हेडिंग है जिसमें वो लिखने को कुछ नहीं है, तो एज अ सुपरवाइजर मैं से कह दूंगा तुमने 4 में ही लिखना है, बाकी 6 तुम्हारे लिए रेलिवेंट ही नहीं है, जो तुम्हारी टाइप ऑफ रिसर्च में ये सारी चीजें आती ही। ये बात समझ में आ गई? ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग क्या है? अच्छा, मजे की बात क्या है, नहीं सबसे पहले लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्या लिखते हैं? इन हेडिंग्स का इस बात से ये ताल्लुक नहीं है कि सबसे पहले यही काम होगा। रिसर्च के सबसे एंड में एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है और रिपोर्ट में सबसे पहले आता है। तो पहला तो रूल हमने ये सीखा, इसके ऑर्डर का, रिसर्च कंडक्ट करने के ऑर्डर से कोई ताल्लुक
रिसर्च की जब हम कंडक्ट करते हैं सबसे एंड में क्या लिखा जाएगा, और रिपोर्ट में सबसे पहले आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट समझ का खुलासा। क्या है खुलासा, इसके एग्जेक्टिव समरी भी कहते हैं। एक्सट्रैक्ट, हाँ, जब सब कुछ हो जाएगा तो खुलासा लिखेंगे ना, क्या रिजल्ट है, क्या फाइंडिंग आई। पूरा थीसिस आपने एक पेज में लिखना है, उस एक पेज को क्या बोला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। शुरू में दिख गया, दूसरा क्या बताया आपने, खुलासा, एग्जेक्टिव समरी। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के नाम से एग्जेक्टिव समरी कोई बोलता नहीं है। उर्दू में खुलासा, इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट। आप लोग सोच पाते हो क्या बोलते हैं कुरान का, हाँ, खुलासा कहते, मुकदमा बोले खुलासा बोले, यही हो गया ना। तो आप, हाँ, मुकदमा डिफरेंट चीज है, खुलासा डिफरेंट चीज होती है, सही है। तो खुलासा का वर्ड नॉर्मली कम लोग यूज करते हैं, लोग मुकदमा अलग कह देते हैं, खुलासा डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। ये खुलासा है। आर्टिकल में भी सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट ही आता है। हाँ, आर्टिकल और थीसिस सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट ही आता है। पहले थीसिस के पॉइंट से समझते हैं, जब पूरा थीसिस खत्म हो जाएगा फिर आर्टिकल पे आएंगे। डन हो गया। ये मैं थीसिस की हेडिंग दिखा रहा हूँ। बीबी क्लियर हो गया। पहला चैप्टर क्या दिया है, इंट्रोडक्शन। डन। 1.1 क्या है, समझ गए होंगे आप, कि जो रिसर्च आप करने जा रहे हैं उसका, अब उसका बैकग्राउंड बताएं। डन। आपके मिड टर्म के पेपर को लेके चलूं, मिड टर्म का पेपर याद है, माने मैंने वही पूरी रिसर्च कंडक्ट करनी है, मिड टर्म के पेपर को लेके चलता हूँ, ठीक है। मिड टर्म के पेपर के सवाल सबको याद है ना। स्टार्ट करता हूँ मैं, बैकग्राउंड से स्टडी में आ गया। अब बैकग्राउंड में पूरी कहानियां लिखूंगा। पाकिस्तान में इतने मदारिस है, इतने बोर्ड चल रहे हैं, इसमें ये सब कुछ चल रहा है, पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा स्टडी का। और पाकिस्तान में शुरू से ये खिदमत, इतने लाख उत्पाद निकल रहे हैं, पाकिस्तान में इतने टाइप के इनकम ग्रुप के लोग हैं, ठीक है। लो इनकम ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं, हाई इनकम ग्रुप के बच्चे नहीं आ रहे, ये पूरा बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में बताऊंगा, वो पूरा पेपर लिखा। अगला अगला क्या है, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, हाँ, मुकदमा, बैकग्राउंड स्टडी को ही समझ लें। तो आपने फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखा, आपने पूरा बैकग्राउंड बता दिया, तो बेसिकली ये ग्राउंड बना रहे हैं, बेसिस बना रहे हैं किसकी, प्रॉब्लम की। अब आप प्रॉब्लम बताएंगे, आइडली ये होना चाहिए, एक्चुअली ये हो रहा है। दूसरी बात, अभी जैसे मैं सर से बात कर रहा था आपसे, आपके सर से मैं यही बात डिस्कस कर रहा था कि रिसर्च में री इन्वेंशन ऑफ व्हील नहीं होता, दोबारा से पहिया नहीं बनाते। अब सर मुझसे यही बात डिस्कस करते कहते हम लोग केयू में यही कर रहे हैं। उसने हम मेरे साथ जो है वो भी यही कर रहे हैं कि मतलब, देखें आसान जबान में ये समझे हम कहना क्या चाहते हैं। अगर आपके आर्टिकल को पढ़ के मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही जो नहीं है, तो फिर आपने क्या फायदा। सही है, पहले हेडिंग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं। अगला क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। इसमें आप बताएंगे आइडियल क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है। तो पीछे आपने जितनी बेसिस बनाई थी ना, वो इसके लिए ही बनाई थी, क्लियर। अच्छा, बैकग्राउंड स्टडी में आपने लिटरेचर पढ़ा होगा, बोले लिटरेचर क्यों पढ़ा होगा, ताकि आपको पता चले क्या क्या काम पहले। जब अब देखें लिटरेचर की हेडिंग सेकंड में आ रही है, लेकिन आप पहली हेडिंग लिख ही नहीं सकते जब तक आपने लिटरेचर, बोले ना, नहीं पढ़ा हो। लिटरेचर पढ़ेंगे तो पता चले क्या क्या हो चुका है पाकिस्तानी मार्केट में, क्या क्या नहीं हुआ। तो बैकग्राउंड लिखने से पहले पहले आपने सारे आर्टिकल और लिटरेचर पढ़ा होना चाहिए। अब इसमें फड्डा जानते क्या है, झगड़ा किस बात का, अब बहस क्या होगी, बैकग्राउंड किसका, वेरिएबल्स का बैकग्राउंड, इंडस्ट्री का बैकग्राउंड, ये बात समझ रहे हैं। अब ये सारी डिस्कशन शुरू होगी, जो की वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड की बात हो रही है, जिस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड की बात हो रही है। ये सारे टॉपिक डिस्कस होंगे। डन। अगली हेडिंग क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, हम प्रॉब्लम बताएंगे हम। तो उस प्रॉब्लम से हम क्या क्लियर करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन। ये भी अपने पेपर में क्या था, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी, उसके बाद 4 से 5 रिसर्च क्वेश्चन बनाए थे। डन। इससे अगली हेडिंग क्या है, अब इसमें एक बहुत बड़ा झगड़ा जो मैं आपको सॉल्व करवाऊँ। बहुत सारी आवाम क्या करती है, अब सुनिएगा मेरी लाइन सुनिएगा, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ये इंटेरोगेटिव था, सवालिया था, तो ये रिसर्च क्वेश्चन में आया। अब सुने, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब ये अफर्मेटिव है, सीधा सिंपल जुमला, तो ये ऑब्जेक्टिव में आया। बहुत सारे लोगों का पॉइंट है, अगर आपने रिसर्च क्वेश्चन देने हैं तो आपने ऑब्जेक्टिव नहीं देने, तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव देने हैं तो आपने, क्यों, लिखने के स्टाइल का फर्क है, वो इंटेरोगेटिव है, वो
दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है ऐसा नहीं करो। वो कहता है कि भाई साहब अगर आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है तो रिसर्च क्वेश्चन दो, हाइपोथेसिस दो। दूसरा कहता है ना दो। तीसरा वाला कहता है दोनों दो। अब जो दोनों वाला मसला, वो भी क्या कहता है, वो कहता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखो ब्रॉडर। ब्रॉडर से मतलब है इतनी बड़ी हो कि उसमें से दो तीन रिसर्च क्वेश्चन, और रिसर्च क्वेश्चन भी इतने ब्रॉडर हो कि हर रिसर्च क्वेश्चन में से दो तीन ऑब्जेक्टिव। ये बात समझ रहे हैं? तो वो क्या कह रहा है, एक प्रॉब्लम हो, एक प्रॉब्लम से तीन से चार रिसर्च क्वेश्चन हो, इन तीन से चार रिसर्च क्वेश्चन से 8 से 10 ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हो। ये बात समझ में आ रही है? बोले हैं? तो एक ब्रॉडर प्रॉब्लम एरिया, उसकी बेस पे तीन से चार रिसर्च क्वेश्चन, हर रिसर्च क्वेश्चन की बेस पे दो से तीन ऑब्जेक्टिव। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट उल्टा है, वो क्या कहता है, वो कहता है ऑब्जेक्टिव थोड़े ब्रॉडर रखो, तीन से चार, उसके ऊपर 8 से 10 फजूल बहस है। आप अपनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट देखें। ठीक है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट में रिसर्च क्वेश्चन लिखा है तो आप इंटरोगेटिव करके उसको रिसर्च क्वेश्चन बना दें। अगर ऑब्जेक्टिव लिखा है तो अफर्मेटिव करके ऑब्जेक्टिव बना दें। तो अगर दोनों लिखा है तो सपोज डिस्कस कर लें कि आप किसको ब्रॉडर मान रहे हैं और किसको, बात समझ रहे हैं? वो कहता है भाई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, उसकी वजह क्या है, जो कहता है रिसर्च क्वेश्चन लिखो, वो कहता है रिसर्च के एंड में हर रिसर्च क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। जो कहता है ऑब्जेक्टिव लिखो, वो कहता है रिसर्च के एंड में हर ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाना चाहिए। दोनों बातें सेम ही है, लेकिन जो इस बात पे झगड़ा डाले के दोनों डालो, तो उससे पूछ लो। अच्छा, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सेम भी देखा है, मतलब 5 रिसर्च क्वेश्चन, तो वो 2 दफा लिख देता है, एक दफा इंटरोगेटिव करके लिख देता है, एक दफा सेम चीज रिपीट कर रहा है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। शुरू से स्टार्ट करते हैं, आपने बैकग्राउंड बता दिया, फिर आपने रिसर्च स्टेटमेंट में प्रॉब्लम बता दी, फिर आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाए। आपने रिसर्च क्वेश्चन ये बनाए कि भाई कैसे अमीरों के बच्चों को लाया जाए, कैसे लोगों के माइंड में मौलवी की परसेप्शन को चेंज किया जाए, कैसे बजट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। आपने 3 4 रिसर्च क्वेश्चन डाल दिए, डन। फिर इसके ऑब्जेक्टिव भी आपने मजीद जोड़े, आपने कहा कैसे बजट बढ़ाया जाए, फिर आपने कहा कैसे बजट बढ़ाया जाए बिना रेपुटेशन खराब किए, कैसे बजट बढ़ाया जाए बिना लोगों को रिक्वेस्ट किए। आपने हर रिसर्च क्वेश्चन के दो तीन ऑब्जेक्टिव भी माने। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे टेंशन दी कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, तीन से तीन रिसर्च क्वेश्चन हो और 6 ऑब्जेक्टिव हो। सही है जी? क्या? नहीं, वो देखना पड़ेगा मुझे, इसमें से एक ही होगा, ठीक है। तो ये रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, मिड टर्म के पेपर से लेट हो गया। अगली हेडिंग क्या है? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग, पीएचडी की स्कॉलरशिप लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग। ये जो आपको 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है बाहर की, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? इसे सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जस्टिफिकेशन भी कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस भी। करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको मेडिकल से समझें, मेडिकल से समझते हैं, फिर इस्लामिक स्टडीज में आते हैं तो मजा आएगा, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा। मेडिकल से समझ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। माने कि पाकिस्तान वाला कहता है कि आप मुझे 40 करोड़ रुपए दो, मैं आपको रिसर्च करके दूंगा कि पेट्रोल से बिजली। क्या गवर्नमेंट मुझे 40 करोड़ अलॉट करेगी? क्यों? कहेगा भाई साहब गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल नहीं, तुम्हें बिजली बनानी है। फिर मैं सऊदी अरब गया, सऊदी अरब वाला को पेट्रोल की कमी है। मैंने कहा 40 करोड़ रुपए दो, मुझे रिसर्च करनी है कि पेट्रोल से बिजली कैसे बनानी है। डन। उसने कहा नहीं देता। मैंने कहा क्यों? कहता है भाई साहब मुझे पहले से पता है कि पेट्रोल से बिजली कैसे बनती है। तो वो कहेगा मुझे री इन्वेंशन ऑफ व्हील नहीं करना। क्यों? 40 करोड़ वेस्ट, मुझे पहले से पता है। कतर के पास गया, क्या तुझे पहले से पता है? उसने कहा नहीं पता। 40 करोड़ रुपए दो, मैं तुम्हें रिसर्च करके दूंगा पेट्रोल से बिजली। वो कहता नहीं, वजह कहता मेरे यहाँ बिजली का प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो तब रिसर्च कराऊँ ना जब, क्योंकि जितनी आइडियल बिजली चाहिए उतनी एक्चुअल में मेरे पास होती है। तो जब मुझे इस चीज का प्रॉब्लम ही नहीं है, बात समझ रहे हैं, तो मैं क्यों करूं? डन हो गया। मैंने कहा सही है। अमेरिका के पास गया, अमेरिका वाले ने कहा मेरे पास भी बिजली का प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अमेरिका वाले से कहा एक काम कर, 50 करोड़ रुपए दे, मैं तुझे बताता हूँ हवा से बिजली कैसे बनती है। उसने कहा मेरे भाई जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं 5 रुपए भी क्यों दूं। मैं वापस पाकिस्तान आया, मैंने कहा भाई 50 करोड़ रुपए दो, हवा से बिजली कैसे बनानी है। देगा? देगा। क्यों? बिजली का मसला है और पेट्रोल भी। तो टेक्निकली सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च मैंने साबित किया कि रिसर्च करना जरूरी। वो कहे ठीक, 50 करोड़ रुपए ग्रांट दी तुझे मैंने। अब तुमने रिसर्च करके बतानी है कि भाई साहब हवा से बिजली। तो ये सारे जो
आसान जबान में फजाइल बताने हैं कि ये रिसर्च कंडक्ट करने के क्या क्या, और अगर ये रिसर्च कंडक्ट ना की गई तो दुनिया में क्या क्या इफेक्ट आने वाला है, ये बात समझ में आ गई। अब शुरू से, पाकिस्तान में जो पीएचडी इस बात से मिल रही है, वो लोग क्या करते हैं, वुमेन के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्यों रो रहे हैं? फीमेल्स के साथ ज्यादती हो रही है, फीमेल को जॉब नहीं करने दे रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, हम रिसर्च करेंगे फीमेल को बाहर कैसे लाना है, जॉब कैसे करानी है, मार्केट में कैसे, वो कहता लोग ग्रांट पैसे पकड़ो। क्यों? उनके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ये चीज प्रॉब्लम है। ये बात समझ में आ गई? मसला क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। पैसा इंपॉर्टेंट है, टाइम? टाइम। अब मसला ये है कि मुनज़्ज़ा ना, मुनज़्ज़ा बीबी कहती है भाई मुझे तो 50-60 लाख रुपए नहीं चाहिए। मैं कहूँ बीबी 50-60 लाख नहीं चाहिए, तेरा साल तो लग रहा है ना। बोले हैं तेरा साल खपेगा। मैं मैंने कहा आबिद ना, आबिद साहब हमारे सुपरवाइजर है, आबिद साहब मुझसे 2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, आबिद साहब एक वक्त में 2 बच्चों को सुपरवाइज करते हैं, इसका मतलब है एक बच्चे का लाख रुपए ले रहे हैं। डन। तो साल का 12 लाख रुपए इसने मुझसे लिया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें, तो इसकी कॉस्ट लगी, तुम्हारा साल लगा, तुम्हारे पूरे साल की मेहनत, यहाँ के 12 लाख रुपए, इसकी मेहनत तब हम ओके करेंगे जब हमें रिसर्च की सिग्निफिकेंस में कुछ दिखेगा। ये बात समझ में आ गई? अब इन बीबी ने कहा मुझे रिसर्च करनी है कि नमाज क्यों फर्ज है, वाजिब। मैं क्या फर्ज, मैं अपना साल क्यों खपा दूं? अब जितनी भी ये मुझे तकरीरें सुनाए तो मैं कहूँ भाई इसमें कुछ बनता नहीं है। ये सारी चीजें कि ये जरूरी, ये सब कुछ कहाँ आता है? सिग्निफिकेंस में। तो स्कॉलरशिप 2.5-3 करोड़ रुपए की क्यों मिलेगी, समझ में आया? वो देखता है ये इश्यू कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर टाइम खपाने की नीड है या शुरू से। चाइना, पता है चाइना ने 85% लोगों को गोबर से बाहर कैसे निकाला है, पता है इस बात का आपको? ये एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर इतना मंजन क्यों बिकता है, इस बात का अंदाजा है? इमरान खान वालों ने कहा था हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, सुना है? गलती कहाँ पे की उसने? बेसिकली समझिए, पाकिस्तान गरीब मुल्क है, पाकिस्तान जब प्रोजेक्ट बनाएगा तो नौकरी कहाँ से करेगा? चाइना भी शुरू में गरीब था, तो चाइना ने क्या, उसने नौकरी वोकरी नहीं दे रहे, हम आपको ऐसी फैसिलिटीज देंगे आपके लिए कारोबार करना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान आपसे कहेगा बिजली घर पे यूज करो, 10 रुपए यूनिट है बिजली का, अगर आप कारोबार करो कमर्शियल तो 19 रुपए। तो टेक्निकली आप कहेंगे तो कारोबार करना मुश्किल कर रहे हैं, वो कहेंगे आप फ्रीलांस के तौर पे कोई काम करें 10% टैक्स होगा, लेकिन आपने कोई कंपनी रजिस्टर कर लिया अब आप लेंगे 19% टैक्स होगा। तो आप कहेंगे भाई साहब आप कारोबार करना आसान करो या मुश्किल करो। आपने कोई दुकान खोल दी, 5 लोग आ गए, सिंह फूड अथॉरिटी वाले अलग आ गए, केएमसी वाले अलग आ गए, आप कहते भाई इसमें तो कारोबार करना बड़ा मुश्किल कर दिया, यहाँ पे तो कारोबार को कर ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो आप लोग कहते हैं पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं कि कोई बंदा आसानी से अपना कारोबार, चाइना ने क्या मॉडल शुरू कर दिया, इतनी आसानी पता है कि अच्छा कारोबार करना है। ये जब ग्रीन छोटी जीपें बीच में देखी थी तो पाकिस्तान में बहुत सारी आ गई थी, कराची में 6-6 लाख की जीप आई थी छोटी सी, वो चाइना वाले ने अपने फार्मर्स को फ्री में दी थी, क्या गाँव आने जाने के लिए। तो उन्होंने फैसिलिटेट, जॉब वालों को फैसिलिटेट करना शुरू नहीं किया, बिजनेस वालों को। तो हर कोई अपने घर पे बैठ के ताले बना रहा है, कोई घर पे बैठ के जीन्स बना रही है, हर बंदे ने छोटा मोटा अपना कारोबार, तभी तो दुनिया की हर चीज अब चाइना, समझ रहे हैं? कुछ भी वो चाइना से बन के आ रहा है ना। हर घर के अंदर क्या चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है। समझ रहे हैं? अब उनसे कहा जाए कि भाई आप मुझे 2 अरब रुपए दो, मैं आपको रिसर्च करके देता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे कॉमन करना है, प्रॉब्लम है? बोले पैसे देगा? बोले खत्म। अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 50 करोड़ रुपए दें, पाकिस्तान में बहुत सारी फीमेल है जो घर पे बैठी हुई जो जॉब नहीं करती, जो लिबरल तबका उनको कहते हैं फीमेल्स को बाहर निकालो, उनका आर्गुमेंट ये है इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट हो। मेरी रिसर्च इस बात पे कि मैं इनको बेसिकली कंप्यूटर पे स्किल दे दूंगा, लैपटॉप पे बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। जब लैपटॉप पे बैठे बैठे पैसे कमा सकती हैं तो हम आपको बाहर निकलेंगे नीड क्यों है? बाहर जाके ऑफिस में भी लैपटॉप पे बैठ के काम करना है ना, तो उससे मतलब मजदूरी करनी है। तो बेसिकली आप मुझे इतना पैसा तो मैं आपको रिसर्च करके दूंगा कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बैठ के फ्री में पैसे, कौन कौन सी स्किल्स है जो सीखेगी तो ये काम कर सकती हैं, तो मुझे बजट मिल जाएगा। ये सारी स्टोरी मैं कहाँ लिखूंगा? सिग्निफिकेंस में, जस्टिफिकेशन में। तो आप बताते हैं कि भाई ये सब करने की जरूरत क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई? यही चीज आपके थीसिस में पूछा जाएगा और इसका जवाब 99.99999% लोग देते ही नहीं है। वो प्रूव भी नहीं कर सकते, मैंने अपना साल काम बर्बाद कर दिया। ये बात समझ रहे हैं? अभी जैसे मैं यूनिवर्सिटी का नाम बताए बिना बताता हूँ, अभी मैं एक थीसिस देखा,
तो उस बच्चे का थीसिस था कि मशहूर हदीसें जो कि मशहूर है एक्चुअल में ज़ईफ है, मतलब मार्केट में चल रही है, बहुत मशहूर है, एक्चुअल में क्या है, ज़ईफ है। पूरा उसने एमफिल का थीसिस निकाल दिया। मजे की बात क्या हुई कि मेरी तो फील्ड नहीं थी, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट मुफ्ती शहबाज होते हैं, जामतुल रशीद में होते हैं, वहाँ पे दारुल उफ्ता में, जानते हैं आप, सैयद दारुल उफ्ता के वो मुफ्ती अब्दुल बाबा चला रहे हैं ना, मुफ्ती शहबाज। बल्कि यहाँ पे बहुत सी किताबें भी उन्होंने लिखी हुई हैं, एक्सपर्ट मुफ्ती हैं। मैं उनसे डिस्कशन में, उसने कहा, ये तो ऑलरेडी किताब छपी हुई, इस बंदे की, उसने सारा मसला किया हुआ है। फिर जिस बच्चे ने किया था, एक दफा उससे कॉन्टेक्ट हो गया था, जी जी सर वो मेरी रेफरेंस थी, तो भाई तूने क्या किया? यानी कि उस मुफ्ती का पॉइंट ये था, जो काम इसने ये किया है ये ऑलरेडी काम फला बंदा। तो मुझे लगा कि यार उसकी मेहनत जाया होगी, उसने भी सेम चीज निकाली तो दूसरे निकाली। बाद में पता चला उसने पूरी किताब ही छाप के दी हुई है, टेक्निकली उसने कोई तहकीक की ही नहीं है। जो किसी और की तहकीक थी, जो पूरी उसकी किताब थी, उसने वही सारा कुछ उठा के अपने थीसिस में दे दिया। क्या फायदा? ये लॉजिक समझ रहे हैं? क्या फायदा इस कहानी का? टाइम वेस्ट किया उसने। तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च में हम बताएंगे भाई साहब, ये चीज है जो अभी तक हुई नहीं है, उसकी जरूरत है। जैसे हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि एथिज्म फैल रहा है, ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर रिसर्च करने की नीड है। फला की रेपो खराब हो रही है, रेपो बचाने की नीड है। इख्तलाफ बढ़ रहा है, इख्तलाफ खत्म करने की नीड। उसकी वजूहत बताऊंगा कि देखो इस इख्तलाफ से ये मसाइल पैदा हुए हैं, फला को शर मिला, फला यहाँ से दूर हुआ, ये बात समझ रहे हैं? ये सारी की सारी स्टोरी आप कहाँ लिखेंगे? इस हेडिंग के पॉइंट समझ में आ गए? बोले हैं अभी इसके ऊपर। अच्छा, मजे की बात जानते क्या है? अब हम एंजॉय, पूरी पूरी किताबें पढ़ी हुई है जो हर हेडिंग को एक्सप्लेन कर रही है कि इस हेडिंग में क्या लिखना है। थीसिस राइटिंग के नाम से पूरी किताबें हैं जो हर हेडिंग के अंदर बताते हैं इसके अंदर लिखना क्या क्या है। ये बात समझ में आ गई? 600 पेज की किताबें हैं। बस आप इंग्लिश से किताब डाउनलोड करने में जो आपको बताएगा, इंट्रोडक्शन में ये लिखना होता है, बैकग्राउंड में ये लिखना होता है, फिर आपको उसको अपने टॉपिक से रिलेट करना पड़ेगा। अगली हेडिंग क्या है? अच्छा, मजे की बात, उससे अगली क्या है? स्कोप का दूसरा नंबर डी लिमिटेशन। लिमिटेशन करके डी लगा दें, क्या लगा दें? तो सवाल है लिमिटेशन और डी लिमिटेशन में फर्क क्या हुआ? अच्छा, लिमिटेशन कहा जाता है एक बाउंड्री है, आप सब कुछ तो कवर नहीं कर सकेंगे ना। आपने एक बाउंड्री डिफाइन की, बहुत कुछ नहीं कर सकेंगे, तो आप बताएंगे ये मेरी रिसर्च की बाउंड्री है, मैं इससे बाहर नहीं है, तो मेरी रिसर्च की लिमिटेशन रह गई है। स्कोप भी तो वही है, स्कोप भी तो वही है। आपने एक बाउंड्री बता देना कि मेरी रिसर्च का स्कोप ये है, इसके बाहर नहीं जाते। तो सवाल ये, तो फर्क क्या रहा स्कोप में? और फर्क ये है, स्कोप सेल्फ इम्पोज बाउंड्री है। सेल्फ इम्पोज बाउंड्री का मतलब क्या है? आपने मदारी से डेटा कलेक्ट करना था, तो आपने कहा मैंने सिर्फ और सिर्फ, सही है, मुल्तान वाले का नाम क्या है, वफाकुल मदारिस वाले मदरसों से लिया। आप चाप लाहौर वाले का नाम क्या है? क्या नाम है? तंजीम मदारिस को आपने खुद नहीं लिया ना, आपने खुद अपने आप को एक बाउंड्री में डाला है। तो आपने खुद स्कोप डिफाइन किया ना, या आपने बोला मैंने सिर्फ और सिर्फ कराची के मदारिस तक रहा हूँ, इससे बाहर मैं, तो आपने स्कोप डिफाइन कर दिया ना। चलिए मदरसे की बात कर लें, आपने कहा मैंने मदरसे के बच्चों का इंटरव्यू लेना है कि वो मदरसे के बच्चे दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। अब आपने स्कोप में डिफाइन किया मैंने सिर्फ और सिर्फ दौरे हदीस वाले बच्चों से डेटा कलेक्ट किया है, तो आपने स्कोप डिफाइन किया ना कि ये जो राय है ये तमाम मदारिस के बच्चों की नहीं है, हर दर्जे के बच्चे की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ। फिर आपने कहा मैंने टीचर्स का इंटरव्यू लिया, और टीचर्स में आपने कहा मैंने सिर्फ उन टीचर्स का इंटरव्यू लिया जो दौरे हदीस में पढ़ा रहे हैं, मतलब पहले साल और दूसरे साल वाले को। तो बेसिकली आप ये समझाना चाह रहे हैं टीचर डायरेक्ट दौरे हदीस में थोड़ी ना जाता है, पहले नीचे सालों में किताबें पढ़ाता है, तब ऊपर जाता है ना। तो हर टीचर एक्सपीरियंस टीचर था, कोई भी आम टीचर। तो स्कोप में आप अपनी बाउंड्री बताते हैं। लिमिटेशन में क्या है? जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर जो आपके कंट्रोल में, जो होने चाहिए थे रिसर्च को अच्छा करने की वजह से, लेकिन आप कर नहीं सके। मिसाल के तौर पर कैसे? मैंने मदारी से डेटा कलेक्ट किया, कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, वो सारे खर्चे बताओ। तो मुझे एक बंदे ने बता दिया कि इतना आता है। तो मैंने कहा मेरी रिसर्च की लिमिटेशन ये है कि एक्चुअल में तो डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए थे, एक्चुअल में तो ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू देखना चाहिए था, लेकिन उन सब की एक्सेस मेरे पास नहीं थी, तो मैंने इसके कहने पे जो ले लिया वही ले लिया। ये बात समझ रहे हैं? तो मेरी रिसर्च की लिमिटेशन ये है, बात समझ रहे हैं? दूसरा केस, आप
कहते हैं कि भाई कम से कम 300 मुफ्तियों से मुझे पूछना चाहिए था, एक्चुअल में 100 मुफ्ती अवेलेबल थे, तो आपने क्या कहा आइडली तो मेरा 300 मुफ्तियों का आया था, लेकिन सिर्फ 100 मुफ्तियों ने कॉपरेट किया, बाकी 200 ने, तो ये मेरी रिसर्च की लिमिटेशन रह गई। ये सेल्फ इम्पोज नहीं है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए था स्मार्ट पीएलएस, आपको नहीं मिला, पेड था, टीचर ने कहा यार मुझसे गुजारा करो, आपने करके रन करके रिजल्ट दे दिए, रिजल्ट तो दे दिए, लेकिन आपने, मेरी रिसर्च की एक लिमिटेशन ये थी कि मैं स्मार्ट पीएलएस यूज नहीं कर सका और मुझे सॉफ्टवेयर के थ्रू करना पड़ा। ये बात समझ। आसान जबान में ये कोशिश करें कि जब आप किसी को दावत में बुलाते हैं, अपनी तरफ पूरा कुछ कुछ कमियां रह जाती है ना, तो आपको तो ये लिमिटेशन रह गई। उर्दू में क्या कहते हैं, जो जो कमियां कोताही है माफ, सही है, तो वो कमियां कोताही अच्छा वर्ड है लिमिटेशन के लिए, कि जो जो कमी कोताही रह गई है वो सारे हमारे किसमें आ जाएंगी, लिमिटेशन में। अच्छा, स्कोप क्या है, सेल्फ इम्पोज, और लिमिटेशन क्या है, अनकंट्रोलेबल। अच्छा, मजे की बात जानते क्या है इसके ऊपर, स्कोप और डिलिमिटेशन एक ही बात है। अब ये देखें, इसके ऊपर बकायदा आर्टिकल भी है, ये देखें, इस आर्टिकल में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि किस हेडिंग में क्या। अब ये देखें लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बैकग्राउंड में क्या लिखना है, देख रहे हैं शवाला सामने, देखें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में क्या लिखना है, रिसर्च क्वेश्चन में क्या लिखना है, इसमें से एक हेडिंग एक आधी पढ़ते हैं हम लोग। सिग्निफिकेंस में क्या लिखना है, assumption, लिमिटेशन, लिमिटेशन की पहली लाइन क्या लिखी हुई है, व्हाट आर द नॉट विद इन योर, ये पूरा पैराग्राफ है, आराम से पढ़ेगा। अगली हेडिंग क्या लिखी है, डिलिमिटेशन, क्या लिखा हुआ है, ये तो एक पॉइंट है, हजारों पॉइंट आगे दिए होंगे किताबों में, तो कई 100 पॉइंट दिए होंगे कि स्कोप में क्या क्या आएगा। हमारे यहाँ जिसको ये सब कुछ नहीं पता उसको समझ ही नहीं आता बैकग्राउंड में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, स्कोप में क्या लिखना है, डिलिमिटेशन, सॉरी लिमिटेशन में क्या लिखना है। ये बात समझ में आ गई, स्कोप और लिमिटेशन में मतलब क्लियर हो गया। बोले अपने मिड टर्म वाले पेपर, सॉरी सॉरी मिड टर्म वाले पेपर में तो हम भूल ही गए सिग्निफिकेंस लिखना वगैरह। सिग्निफिकेंस में बहुत स्टूडेंट लिखूंगा कि भाई पैसे वाले का बच्चा आएगा तो पैसे वाले का बच्चा पैसे लेके फतवे बेचेगा नहीं, अपने घर के अंदर चला सकता है, मदारिस नहीं बना सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, स्कूल खोल सकता है, स्कूल को मिला सकता है, ये तमाम फजाइल होंगे। मिड टर्म में जो हमने केस उसको, फिर लिमिटेशन में क्या डाल दूंगा, लिमिटेशन में ये डाल दूंगा भाई कराची में बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, पहले स्कोप कर देते हैं। मेरे स्कोप में क्या चीज आ गई, स्कोप में मैं कहता हूँ मैं सिर्फ कराची से बाहर या मेट्रोपॉलिटन सिटी से बाहर नहीं गया, मैं इससे बाहर नहीं गया, ये सारा मेरा स्कोप है, मैं इसी के अंदर अंदर रहूंगा। डन। लिमिटेशन मैंने क्या कहा, लिमिटेशन मैंने कहा इसके अंदर होना तो इसे था, बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू, टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू, पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू, सबका लेना चाहिए था। रिसर्च की लिमिटेशन बस ये रह गई कि मैंने सिर्फ बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू पूछा, पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछा। जो जो कमी रह गई है ना, कि हाँ वो सब कुछ मैं किसमें डाल दूंगा, लिमिटेशन में, कि भाई इसका भी पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू कवर कर सका, बाकी पॉइंट ऑफ व्यू में कवर नहीं कर सका। डन। ये सारी हेडिंग हो गई। वो सारी कमी कोताही लिखनी पड़ती है, मैं आपको सैंपल सीरीज दिखाता हूँ क्यों। कल को कोई बंदा आपके कहे आपके रिसर्च में कमी है, तो आप कहेंगे भाई साहब लिमिटेशन में लिखा हुआ है, ये आपने, मैंने खुद ही सब लिखा हुआ है कि ये सब लिमिटेशन का फायदा बोलो क्या है। आपके जो रिजल्ट है इसको जब जनरलाइज करना पड़ेगा, तो हम इस बात को ध्यान में रख के जनरलाइज करेंगे कि इस तमाम कमियों के साथ है। मिसाल आपने किसी को चाय दी, आपने कहा भाई चीनी से मैंने गुड़ यूज कर लिया है, अब चाय के टेस्ट में फर्क आएगा, तो ये बात समझ रहे हैं। तो फिर आप खुद ही बता देंगे भाई गैस, अब आपने बोला गैस कम आ रही थी, तो कोई चीज कच्ची जली, तो आपने खुद ही कहानी शुरू में डाल दी ना कि ये सारी लिमिटेशन थी। वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि आपने सब खुद बता दिया है। चीज बेचने से पहले चीज के सारे नुक्स बताने वाले लॉजिक है ना, वही वाली लॉजिक है। अगर आप नहीं बताएंगे तो ये दो नंबरी में काउंट होगा। अगर चीज में कोई मसला तो आप बता देना, इसमें वैल्यू इसलिए, क्या 15 एडजस्ट करेगा। पहले ये सारी टॉपिक कवर कर लेते हैं क्योंकि मैं चाहूँ 40 मिनट की वीडियो के अंदर ये सब कुछ खत्म। ठीक है क्यों। मैं अभी इस क्वेश्चन का आंसर दूं, अपना थीसिस बनाएंगे कैसे, बहुत आसान है अपना थीसिस बनाना, बहुत इजी है। एक टेक्निक है छोटी सी जो मैं वीडियो पॉज करके बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ये सारी हेडिंग से कर लें, उसके बाद करते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग क्या है, अजम्पशन। इसके अंदर हम बताते हैं कि हमने क्या क्या चीजें एज्यूम की हुई है, अजम्पशन बताई जाती है, क्योंकि जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो तो आपने बहुत कुछ एज्यूम किया होता है, ताकि रीडर को ये भी पता चले कि ये सारी चीजें इसने चेक नहीं की, ये सारी चीजें इसने
अच्छा, इसमें एक और चीज है, जब हम प्रपोजल भेजते हैं, प्रपोजल में हमें assumption सीखनी पड़ती है। कैसे? मैंने एक बंदे को प्रपोजल भेजा, पाकिस्तान में मुझे रिसर्च करनी है, आप मुझे 200 करोड़ रुपए दो, मैं आपको रिसर्च कंडक्ट कर दूंगा 6 महीने के अंदर, डन। उसने मुझे 2 अरब रुपये दे दिया। मैंने पहली assumption क्या लिखी थी? पहली assumption लिखी थी लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन खराब नहीं होगी। अब मेरी कमिटमेंट है 6 महीने में रिसर्च करूंगा, मैंने जंग छिड़ गई, सब कुछ बंद होगा, कोविड आ गया। अब वो कहा आप तो 6 महीने का था, 1.5 साल लग गया, तो मैं को भाई साहब तुम्हें assumption नहीं पड़ी, कोविड आ गया, सब कुछ बंद हो गया, तो मैं कैसे कर सकता? वो कहेगा मैं नहीं जानता। तो मैं कहूँ मैं प्रपोजल पढ़, उसमें मैंने सारी assumptions लिखी हुई थी कि भाई इस तरह कोई मसला नहीं होगा, तो 6 महीने में इस तरह एक बड़ी लिस्ट बना के देते assumptions की कि ये assumptions है हमारी जो रिसर्च कंडक्ट करते हुए हमने। सही है। अगली हेडिंग क्या है? पैसे देने से पहले देंगे ना। हाँ हाँ, प्रपोजल में ना, प्रपोजल में assumptions देते हैं, और जब आपकी पूरी रिसर्च कंडक्ट हो भी जाती है तो आप कहते हैं रिसर्च कंडक्ट करते हुए ये चीज मेरी assumptions थी। डन। अगली हेडिंग क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें होता है कि बहुत सारे टर्म्स आते हैं जिसका मुश्किल वर्ड होता है, जिसको इस इस्तिलाहात कहते हैं, हम लोग टर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो आपको हर टर्मिनोलॉजी का भी डेफिनेशन देनी होती है, ताकि आगे जब ये टर्मिनोलॉजी आए तो आप समझ जाए कि इसका मतलब। आपने कोई भी किताब पढ़ी होगी ग्रामर की, उसके शुरू के जो 3 पेज होते हैं ना, वो यही होते हैं। हाँ, उसमें सबकी डेफिनेशन दी होती है ना, इसको कोई भी आप ग्रामर की किताब उठाएं, शुरू में यही सब दिया होता है। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कीवर्ड। आखिरी क्या है? एक्रोनिम का मतलब ये है कि हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखूंगा, CSR लिखूंगा। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर CSR लिखूंगा, इसमें अब लिस्ट, आप लोग क्या करते हैं? फाल लिखूंगा, कहते हैं ना। इशारा, इशारे कह दें। एक वर्ड है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला पहला अल्फाबेट लें, CSR। समझ गए? USB सुना है? ये सब शॉर्ट फॉर्म्स है। ये सारी लिस्ट आप कहाँ देंगे? हाँ हाँ, मतलब वही कहते हैं, ऐसे बोला ही जा रहा था, एक्रोनियम्स है ना, इसको अंग्रेजी में एक्रोनियम कहते हैं। सही है। लिस्ट होगी, हाँ, पहले आप कहेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग को IN बोलूंगा, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को SBR बोलूंगा, एब्रीविएशन कह देना, खुद नहीं जो अप्रूव शुदा है उस। सही है। तो आपके आर्टिकल में मैं पूरा पूरा नाम नहीं लिखूंगा, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, मतलब आप भी तो करते हैं ना, कहीं डाल देते हैं ना कि भाई ये इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। डन हो गया, चैप्टर 1 हो गया। बोले हैं एन मुमकिन है लिमिटेशन की हेडिंग आखिरी चैप्टर में डाल आई। बहुत मेजोरिटी लिमिटेशन आखिरी चैप्टर में ही देते हैं कि बताओ कि रिसर्च में क्या क्या लिमिटेशन देनी भी आखिरी चैप्टर में ही चाहिए। ये बात समझ में आ गई? तो मेजोरिटी यूनिवर्सिटी में लिमिटेशन की फर्स्ट में नहीं होगी, किसमें होगी? आखिरी में होगी। अब फर्क क्या है? एक है प्रपोजल, एक है पूरी रिसर्च आपने कंडक्ट कर ली। प्रपोजल में तो हम चैप्टर 1 में दे देंगे कि ये मैं लिमिट, लेकिन जब थीसिस पूरा करेंगे तो उसमें आखिरी चैप्टर में ही देंगे ये लिमिटेशन हमारी रह गई। डन। चैप्टर 2 क्या है? ये पूरा लिटरेचर रिव्यू है, पूरा लिटरेचर में अगली हेडिंग आपकी फेवरेट आ गई। तो लिटरेचर से आप बताएंगे मेरा डिपेंडेंट कौन, मेरा इंडिपेंडेंट कौन, मेरा मीडिएटिंग कौन, मेरा मॉडरेटिंग कौन, ये सारे कुछ है। इन सब के लिए आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ा था। बोले। ये पूरा लिटरेचर पढ़ने के बाद आपने पूरा मॉडल बनाया, फिर आपने क्या बनाया? हाइपोथेसिस बनाए, नल ऑल्टरनेटिव, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, डिपेंडेंट डिपेंडेंट मीडिएटिंग मॉडरेटिंग कंट्रोल हाइपोथेसिस, ये सारी फिल्म किसमें आ गई? चैप्टर 2 में। ये सब कुछ हो ही नहीं सकता जब तक आप लिटरेचर, ये मिड टर्म में भी आपने किया है सारा, डिपेंडेंट डिपेंडेंट मीडिएटिंग मॉडरेटिंग किया है ना सारा कुछ। ठीक है। अब समझ में आया? पहले लिटरेचर लिखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कौन कॉज है कौन इफेक्ट है, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। डन। अब ये देखें क्या, इंट्रोडक्शन का मतलब ये है लिटरेचर का, यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू लिखना था, तो 2 दफा लिटरेचर रिव्यू हो जाता, तो इंट्रोडक्शन और लिटरेचर का इंट्रोडक्शन। ये टॉपिक का बैकग्राउंड है, ये लिटरेचर का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर रिव्यू लिखना था टेक्निकली। लिटरेचर रिव्यू मतलब वेरिएबल्स को डिफाइन करें, रिलेशनशिप का लिटरेचर दें, कौन को कॉज है कौन इफेक्ट है, ये सारी स्टोरी आपने कहाँ लिखनी है? 2.1 में। आगे नोट करेगा, प्रॉब्लम आप ऑलरेडी बता चुके हैं, हम ये सब कुछ थ्योरेटिकल मॉडल में पढ़ चुके हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई थ्योरी यूज करेंगे, लिटरेचर यूज करेंगे, वो सारी स्टोरी कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। और फिर पूरी स्टोरी में लिखने के बाद अपने मॉडल को जस्टिफाई करेंगे। हर एरो की 4 से 5 साइटेशन मुझे चाहिए। मिसाल के तौर पे माने मेरे 4 इंडिपेंडेंट है, एक वापस मिड टर्म पे आते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल था मेरा नंबर ऑफ एडमिशन। डन। ठीक है।
मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, लिटरेचर ने कहा फैसिलिटीज दो, टेक्नोलॉजी दो, अच्छे टीचर दो, ये सारा कुछ लिटरेचर में आ गया। फिर मैंने मॉडल बनाया, ये 4 इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नंबर ऑफ एडमिशन। अब मेरा सुपरवाइजर कहेगा ये जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट नंबर ऑफ एडमिशन में आता है, कम अज कम मुझे इसके 5 आर्टिकल दिखाओ। 5 आर्टिकल दिखाने का मतलब समझ रहे हो कि ये बात कम अज कम 5 जगह से इजी कर। तो जैसे आपने नमाज पढ़ो ना, मैं किसने कहा आपने कुरान में है, ये अपनी एक साइटेशन दी है ना। एक बंदा कहता है कुरान में है, बुखारी में है, मुस्लिम में है, इब्न माजा में है, तिरमिजी में है, ये अपने 4 दे दी। तो जितनी ज्यादा साइटेशन ज्यादा देंगे उतना काम पक्का होता है। तो मॉडल में लोग कहते हैं हर एरो के पीछे 4 से 5 साइटेशन चाहिए मुझे। मिनिमम कितनी चाहिए? एक तो हो, नहीं 5 5 10 10 15 15 मांगी जाती हैं। डन। ये तब होगा जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव में तो थ्योरी मॉडल डेवलप होगा ना, इसमें मॉडल टेस्ट हो रहा है। तो देखें शुरू में हमने मॉडल बना लिया, अब हमने मॉडल बना लिया, हाइपोथेसिस बना लिया, अब जो पूरी रिसर्च होगी इन मॉडल को टेस्ट करने के लिए होगी। ये बात समझ में आ गई? अब सारा डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस इसकी टेस्टिंग के लिए होगा कि मॉडल बन चुका है। यही क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। प्रॉब्लम होती तो हम क्या लिटरेचर लिखते हैं। आगे जो पूरी रिसर्च कंडक्ट की जाती है वो मॉडल डेवलप करने के लिए होती है। ये देखें, ये चैप्टर 3 आ गया। चैप्टर 3 पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च डिजाइन है, जो पूरे कोर्स का नाम है। चैप्टर 4 क्या है? डेटा एनालिसिस। ठीक है, रिजल्ट। चैप्टर 4 में क्वांटिटेटिव में हम बताते हैं कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ, कौन सा रिजेक्ट हुआ, थ्योरी एक्सेप्ट हुई, थ्योरी रिजेक्ट हुई, ये क्वांटिटेटिव पे करेंगे। तो हमने चैप्टर 3 में सारा डेटा कलेक्शन किया, सारा डेटा एनालिसिस का। चैप्टर 4 में बताया कौन एक्सेप्ट कौन, यही क्वालिटेटिव होती है। तो चैप्टर 3 में हम सारा डेटा कलेक्ट करते हैं और चैप्टर 4 में मॉडल बना के देते हैं कि ये हमने मॉडल डेवलप किया। मोटा मोटा फर्क समझ में आ गया? इसका मतलब ये है कि क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, थ्योरेटिकल मॉडल की हेडिंग ना होती, हाइपोथेसिस की हेडिंग ना होती, सिर्फ सिर्फ क्या हेडिंग होती, लिटरेचर रिव्यू की। ये बात क्लियर हो गई? आगे चलिए, चैप्टर 3 क्या है? अब माने हमने मॉडल बना लिया, अब वो कहता है भाई बाकी डिटेल बताओ। अब वो आपसे पूछा कौन सी रिसर्च की है। ए साइड डिजाइन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं सैम्पलिंग डिस्कस कर लेता हूँ। डन। सैम्पलिंग क्यों का ऑलरेडी पढ़ चुके, तो आपको पूछा जाएगा पॉपुलेशन कौन है, सैंपल कौन है, किन से डेटा कलेक्ट किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो ये सारी कहानियां पॉपुलेशन में बताएंगे। फिर वो पूछे सैम्पलिंग टेक्निक क्या यूज की है, प्रोबेबिलिटी की है, नॉन प्रोबेबिलिटी की है, रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, जो भी की यहाँ पे बताओ। फिर वो पूछा सैंपल साइज क्या कैलकुलेट किया है, ये सारी स्टोरी आपने किसमें बता दी, पॉपुलेशन। और आगे देखें, उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन, ये ऑपरेशनलाइजेशन जो चैप्टर पढ़ा था। आपके कौन कौन से वेरिएबल ऑब्जर्व है, कौन कौन से जो ऑब्जर्व वेरिएबल है वो कैसे मेजर करोगे, जो अनऑब्जर्व वेरिएबल है वो कैसे मेजर करोगे, उनके आइटम्स क्या होंगे, उनकी स्केलिंग क्या होगी, ये सारी स्टोरी यहाँ पे होगी। ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, डेटा एनालिसिस प्लान। यहाँ पे हेडिंग मिस होगी डेटा कलेक्शन की, कहाँ गई वो है? डेटा कलेक्शन की हेडिंग आनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन की देखा कवर कर, इसमें डेटा कलेक्शन है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये ऊपर कवर हो जाएगा। अब ये क्या 3.1, इस रिसर्च डिजाइन है ना, इसका मतलब है इस रिसर्च डिजाइन में ये 9 हेडिंग्स कवर होने। पहली हेडिंग क्या है, इसमें बताना पड़ेगा क्वालिटेटिव करेंगे या अगली क्या है। इसमें 3 मेथड, तो मोनो मेथड करेंगे, मल्टी मेथड करेंगे, मिक्स मेथड करेंगे, क्या करेंगे। उसके बाद इसमें 3 होते हैं, एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है। इसका पूरा लेक्चर भी वहाँ रहता है। पूरी क्लास इस 9 हेडिंग से ऊपर है। ठीक है, अगला क्या है, इसको बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है। प्राइमरी करेंगे, सेकेंडरी करेंगे। अप्रोच क्या है, इंडक्टिव अप्रोच फॉलो करेंगे या डिडक्टिव। टाइम हॉराइजन क्रॉस सेक्शनल है, लॉन्गिट्यूडनल है। स्टडी सेटिंग नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, कंट्राइव है, नॉन कंट्राइव है। टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोई रिलेशनल है, कॉजल है। आसान जबान में 9-10 हेडिंग्स है जिसके जवाब हमें लिखने पड़ते हैं, इसको आसान करते हैं। मैंने एक इसम लिख दिया। डन। मैं आपसे पूछूं मार्फा नखरा बता देंगे, वाहिद तशरीह जमा बता देंगे, मुज़क्कर मुअन्नस, तो उसकी अब पूरी तरतीब। इसी जब भी कोई रिसर्च है तो इन 10 सवालों के जवाब आपको आने चाहिए। जब अपने भी करेंगे तो इन 10 सवालों के जवाब, इसकी यूट्यूब की वीडियो मैंने बनाई रिसर्च डिजाइन के नाम, छोटी वीडियो 1 घंटे 20 मिनट की, जिसमें 10 की 10 हेडिंग को डिस्कस किया गया है कि क्या हेडिंग क्या होती है, क्या हेडिंग क्या होती है। इसमें आपने सब बताना है कि डेटा कलेक्ट कैसे किया, क्वेश्चन कैसे बनाया, किन से कलेक्ट किया, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया, कौन सी टेक्निक यूज की। इन सब का ताल्लुक ये साइंटिफिक रिसर्च मेथड के सारे कानून यहाँ पे फॉलो होंगे। साइंटिफिक मेथड में डिस्कस कर लिया था ना कि भाई कौन सा तरीकाकार आपने क्या फॉलो किया, ये सारी स्टोरी किस में आ जाएगी। इसी की बेस पे डिसाइड होता है कि जो चीज आप टेस्ट करने जा रहे हैं उसको मानना भी है या पूरा रिसर्च मेथड आपका क्या है,
रिसर्च डिजाइन, अब सुनिएगा, शवाला का मॉडल बहुत थर्ड क्लास है, बहुत फजूल चीज कर रही है, लेकिन रिसर्च डिजाइन बहुत अच्छा है, तभी रिसर्च वीक है, क्यों? जो चेक करना चाह रही है उसको चेक करने की नीड। ऑब्वियस, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, रिसर्च क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मसला क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी का, जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट किया, वो टेस्ट करने का मेथड बहुत थर्ड क्लास है। तो मैं कहूँ आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से आपने रिसर्च कंडक्ट की, ये कंडक्ट करने का तरीका कर, 99.99% गलती यहाँ पे होती है। और आपके डिपार्टमेंट में मसला क्या है? पहले चैप्टर में मसला है, ना उसकी सिग्निफिकेंस है, और जो थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंस है वो भी सब जाया हो जाते हैं कहाँ पे आके, चैप्टर 3 में आके। वो सही तरीके से कर नहीं रहा, जो मेथड फॉलो करना चाहिए था वो वाला मेथड, आपकी जबान में जो कानून लगना चाहिए था वो कानून लगा नहीं रहा, कानून को और लगना चाहिए, कानून कुछ और लगा रहा है। ये बात समझ में आ गई? बोले आखिरी, उसके बाद क्या है? चैप्टर 4, ये पूरा सॉफ्टवेयर स्टैटिस्टिक्स डेटा एनालिसिस के, ये जो आपने सुना, आर प्रोग्रामिंग, एसपीएस, एक्सेल, 3-3 4-4 कोर्स पढ़ाए जाते हैं इसके ऊपर, कि आपने सारा रिसर्च डिजाइन कर लिया है, आपने सारा डेटा कलेक्शन कर लिया, अब डेटा आपके हाथ में है, इसका एनालिसिस कैसे करना है। अच्छा, उसकी बेस पे जो भी रिजल्ट है, डिस्कशन है, कंक्लूजन है, रिकमेंडेशन है, वो सारा कुछ बोले। अब देखें 4.3 क्या है, हाइपोथेसिस असेसमेंट समरी, एक एक करके डिस्कस कर लूं। पहला क्या है? इसके अंदर वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, कौन क्वांटिटेटिव था, कौन क्वालिटेटिव था, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंड डेविएशन, सारा डिस्क्रिप्टिव। अगला क्या है? ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हाइपोथेसिस टेस्ट किए जाते हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्निक होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टूल। आखिरी हेडिंग क्या है? इसमें एक चार्ट बनता है, आपने शुरू में जो 12 हाइपोथेसिस बनाए थे ना, आप बताएंगे कौन कौन एक्सेप्ट हुआ, किस किस का रिलेशनशिप आया, किस किस का रिलेशनशिप, अब सारे रिजल्ट आ गए। अगली हेडिंग क्या है? इन रिजल्ट्स की बेस पर आप डिस्कशन करें कि लिटरेचर क्या बोलता था, रिजल्ट्स क्या आए, अगर दोनों सेम आए तो अच्छी बात है, सेम नहीं आए तो क्या क्या वजूहात है। अच्छा, जब आपने सब डिस्कस कर लिया, अब इन तमाम चीजों की नजर में आने के बावजूद आपका कंक्लूजन क्या बना? बात समझ में आ गई? और फिर आप अपना कंक्लूजन बताएंगे कि भाई ये डिस्कशन का, ये इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे, इस कंक्लूजन की बेस पे आप लोग रिकमेंडेशन क्या देंगे, और जो फ्यूचर रिसर्चर रिसर्च करना चाह रहा है उसको आप क्या क्या सजेशन देंगे कि वो क्या क्या करे, क्या क्या जो आप नहीं कर सके और वो करे। डन हो गया। आखिरी हेडिंग का रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब जितने हवालाजात आपने यूज किए ना, वो तमाम आप यहाँ पे देंगे। आखिरी चीज का अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में हम सारे वो टेबल डालते हैं जो एक्स्ट्रा हो, और सपोर्ट मटेरियल, कि हमने ये टेबल यूज किया, ये ग्राफ यूज किया, फला डेटा यूज किया, जितनी चीजें, जितने टेबल में थीसिस में नहीं डाले के इतने रेलिवेंट नहीं है, उन सबको उठा के कहाँ डालेंगे? क्वेश्चन की कॉपी यहाँ पे डाल देंगे, डेटा फाइल की पिक्चर यहाँ पे डाल देंगे, सारी चीजें किसमें डाल देंगे? अपेंडिक्स में। हाँ, ये दे लेंगे, ये पूरा थीसिस आपका कंप्लीट। अब बात, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस एक ही चीज है। बेसिकली रेफरेंस है वो रेफरेंस आते हैं जिसको आपने ऊपर साइट किया है, बिब्लियोग्राफी में आप उसकी डिटेल देते हैं जो आपने पढ़ा है, सीखा है, लेकिन साइट नहीं किया। सही है। हमारे यहाँ साइनोनियम के तौर पर यूज होता है, लोग कहते हैं एक ही बात, लेकिन एक ही बात नहीं होती, थोड़ा सा फर्क होता है। रेफरेंस में उसकी डिटेल देते हैं जो ऊपर साइटेड है, और बिब्लियोग्राफी में उनकी डिटेल होती है जो ऊपर साइटेड है लेकिन हमने पढ़ के सीखा है। अब आते हैं आर्टिकल्स के ऊपर। डन। आर्टिकल जिसको लिखा भी है वो रेफरेंस में आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपने इमाम बुखारी को लिटरेचर में साइट किया, तो इमाम बुखारी का नीचे रेफरेंस भी आएगा, इमाम बुखारी फला बाब फला हदीस नंबर, इंटरनेशनल नंबर, ये डन। अब आपने इमाम मुस्लिम को पढ़ा लेकिन साइट नहीं किया, तो बिब्लियोग्राफी में उनके नाम लिखते हैं, साइट मतलब, ये चैप्टर 2 क्या था? चैप्टर 2 लिटरेचर था ना, चैप्टर 2 में अपने लिटरेचर में लिखा कि भाई नमाज के ये फजाइल है, इमाम बुखारी ने कहा है, ठीक है, रोजे के ये मसाइल है, ये भी इमाम बुखारी ने कहा। तो आप जो जो लिख रहे हैं आगे साइटेशन दे रहे हैं, साइटेशन में आपने सिर्फ इमाम बुखारी लिखा है, रेफरेंस में उसकी डिटेल होती है, इमाम बुखारी ये, एडिशन नंबर ये, वॉल्यूम नंबर ये, एडिशन नंबर ये, पेज नंबर ये। तो ऊपर वालों को साइटेशन कहते हैं, नीचे डिटेल जो दी जाती है वो, जैसे ऊपर क्या लिखेंगे, एक लाइन है कि आपने लिखा आबिद 2022, लिख दिया। रेफरेंस में आप बताएंगे आबिद 2022, आर्टिकल नंबर ये, जर्नल नंबर ये, वॉल्यूम नंबर ये, एडिशन नंबर ये, पेज नंबर ये, लाइन नंबर ये। ऊपर आप सिर्फ नाम लिखते हैं साल के साथ, और नीचे जो पूरी डिटेल दी होती है उसको क्या कहते हैं? और जो ऊपर होती है इसको बोलते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। क्या कहते हैं? कि टेक्स्ट के अंदर जो साइटेशन दी हुई है, तो पूरा चीजें समझ में आ गया। अब मजे की बात क्या, बहुत सारे लोग इसमें चीजें ऐड करेंगे, कैसे?
अब यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे आखिरी चैप्टर के अंदर कंट्रीब्यूशन के नाम पर, किस नाम से, कि आपके थीसिस या लिटरेचर में क्या, ये डिपेंड करता है आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च कितनी अच्छी है। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, बस कंट्रीब्यूशन को डिवाइड किया हुआ है, थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन क्या की, आगे मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन क्या की, ये बात समझ में आ रही है। ये सारे कंट्रीब्यूशन ऐड कराएंगे कि भाई आपकी रिसर्च ने क्या 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 चीजें ऐड, ये पूरा समझ में आ गया। अब आज आप चलते हैं किसके ऊपर, आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल में ये तमाम चीजें होती है लेकिन हेडिंग वाइज नहीं होती। मतलब क्या है, उसने ये सब लिखा होगा लेकिन पैराग्राफ की शक्ल में दिया होता है। अब जब आपने जिस भी जर्नल में आर्टिकल पब्लिश करना है, रिपीट करें, जिस भी उस जर्नल की वेबसाइट में एक होता है ऑथर गाइडलाइन, क्या होता है, ऑथर गाइडलाइन में उसने बताया होता है मुझे इतने चैप्टर चाहिए, ये चीजें चाहिए। अब थीसिस क्योंकि 100-150 पेज का होता है, तो हम हर किसी पे 2-2 4-4 पैराग्राफ लिखते हैं। अगर मैं आर्टिकल में तमाम हेडिंग लिखना शुरू कर दूं ना, तो एक हेडिंग में एक एक लाइन आए। अब हम कहते हैं एक लाइन लिखने के लिए पूरी हेडिंग, तो जानते हैं मैं क्या, माने ये सारी 9 हेडिंग है ना, मेरा काम देखिएगा, एक ही पैराग्राफ में सब खत्म कर दूंगा। मैं कहूंगा ये रिसर्च क्वांटिटेटिव थी जिसमें मैंने मोनोर मेथड यूज किया, एक्वालिटी मेथड को यूज करते हुए नेचुरल सेटिंग की। समझ रहे हैं, वर्ड यूज करता जा रहा हूँ, एक पैराग्राफ के अंदर मैं 9 की 9 चीजों को कवर। अब अलग अलग हेडिंग डालने की नीड क्या आती है, और यही थीसिस है, तो मैं क्या करता, मैंने क्वांटिटेटिव रिसर्च की। क्वांटिटेटिव रिसर्च इस सिचुएशन में यूज की जाती है, मैंने क्वालिटेटिव इसलिए यूज नहीं की, मैं 10 पैराग्राफ डालता है इसके ऊपर, हर हेडिंग के ऊपर। तो ये आर्टिकल के अंदर एक वर्ड में एक लाइन में सारी कहानी खत्म कर दी। ये लॉजिक क्लियर हो गई। इसको क्लोज करके अब टेक्निक सिखाऊं, आर्टिकल लिखना कहते हैं। एक दो बातें इसी में डाल देता हूँ ताकि जो एब्सेंट है, आर्टिकल डाउनलोड करेंगे तो आसान हो जाएगा। आर्टिकल देखें, जब हम बच्चे से कहते हैं कॉपी पेस्ट कर, उसको सब अकल नहीं आ रही थी कॉपी पेस्ट का मतलब क्या है। हमारे यहाँ ना कंट्रोल C कंट्रोल V चल रहा है। कॉपी पेस्ट का आज आपको मतलब समझाता हूँ, मैंने पहले भी सीरियस में एग्जांपल समझने की कोशिश की थी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि आप केस स्टडी लिखें होंडा और टोयोटा के ऊपर, रिपीट करें, किसके ऊपर, पाकिस्तान में होंडा टोयोटा है। आपने कहा मुझे समझ नहीं आती केस स्टडी कैसे लिखें। मैंने आपको अमेरिका की केस स्टडी डाउनलोड कर दी जिसने जनरल मोटर और टेस्ला को कंपेयर किया। जनरल मोटर एक कंपनी का नाम है, डन। उसकी 12 पेज की केस स्टडी, मैंने कहा उसको कॉपी पेस्ट कर लो। हमारे बच्चे में जो बेवकूफ़ी करता है वो बेवकूफ़ी क्या करता है, मैंने जो आपको केस स्टडी दी किसकी दी है, जनरल मोटर टेस्ला की। उसने पहली हेडिंग डाली हिस्ट्री ऑफ जनरल मोटर, सुने, हिस्ट्री ऑफ केस स्टडी में। और वो लिखता है कि जनरल मोटर 1910 में आई, उसके मालिक का नाम ये था, तो इससे आपको आइडिया मिला। अब आप लोग तो चीज में पहले हेडिंग क्या डालेंगे, हिस्ट्री ऑफ होंडा। अब आपको रिसर्च करनी पड़ेगी होंडा किस साल में आई। बच्चा क्या कहता है, कभी होंडा 1910 में आई, ओ भाई नहीं आई। ये बेवकूफी है, वो आपको आइडिया दे रहा है, ये समझ रहे हैं। फिर उसने कहा कि जनरल मोटर इतनी किस्म की गाड़ियां बनाता है, अब आप क्या आगे लिखेंगे, होंडा। हाँ, जनरल मोटर इस मुल्क में है, आप क्या लिखेंगे। अब आपको आर्टिकल चाहिए क्यों, ये बात समझ में आ गई, आइडियाज के लिए। डन हो गया। तो आपने पूरा आर्टिकल को छापना है। फिर आप देखेंगे वो कहेगा भाई जनरल मोटर का इंजन ऐसा, होंडा का इंजन ऐसा, तो आप समझते, सॉरी टेस्ला का ऐसा, तो आप कहेंगे यार इंजन की वजह से कंपेयर करते हैं, आगे सुनेगा। आपने कहा कि भाई जनरल मोटर ये यूज करता है होंडा, फिर आप कहेंगे मैं पाकिस्तान के साथ में चलता हूँ। फिर आपने 100% ना लें, बहुत सारे आइडियाज को खुद आएंगे। वो कहेगा देखो यार टेस्ला वाला वो रॉकेट भी बनाता है, ये भी करता है, तो आप कहेंगे देखें यहाँ पे जो होंडा है उसके जनरेटर भी आते हैं, उसकी बाइक भी आती है, बाइक की वजह ये, तो उसकी तो आप उठा ही रहे हैं, साथ साथ अपना भी दिमाग चल रहा है। अभी तो मैंने आपको एक केस स्टडी दी है, इमेजिन करें मैं आपको 10 केस स्टडी दे दूं, फिर तो आपका एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो बच्चा मारता है लिटरेचर के अंदर, बहुत बड़ा ब्लंडर है जो मैं आपको क्लियर कर दूं इसी वीडियो के थ्रू। लिटरेचर रिव्यू में एक बहुत बड़ी गलती करता है वो गलती क्या करता है, माने एक आर्टिकल है जिसके अंदर लिखा हुआ है कायदे आज़म, सीरत पे कर लो, कायदे आज़म पे चलो। हाँ, कायदे आज़म की सीरत की बात नहीं है, कायदे आज़म की सीरत पे बात करते हैं, डन सुने। एक आर्टिकल है जिसपे 10 पेज का लिखा हुआ है, कायदे आज़म के खानदान के बारे में लिखा होता है, दादा कौन, परदादा कौन, अब्बा कौन, अम्मा कौन, बहन भाई कौन, डन। दूसरा आर्टिकल था 10 पेज पे लिखा था कायदे आज़म के एजुकेशन पे था, स्कूल कौन सा था, मेजर्स क्या लिया, मैट्रिक में कितने मार्क्स है, इंटर में क्या मार्क्स है, लॉ पढ़ने में क्या है, कब सप्ली लगी कब नहीं लगी। एक आर्टिकल था 10 साल का प्रोफेशनल लाइफ पे, लॉयर बने पहले के कितने पैसे लिए, सारा कुछ। दूसरा एक चौथा आर्टिकल था पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर, कांग्रेस में क्या क्या, मुस्लिम लीग में क्या, कितने हो गए, 4। पांचवा ना पर्सनल लाइफ पे, पहली शादी कब की, दूसरी शादी कब की, बच्चे क्या, ये वो, कितने आर्टिकल हो गए, तो 50 पेज हो गए।
अब शवाला ने एक आर्टिकल लिखना है 10 पेज का जिसमें सारी बातें कवर करनी है। इस आर्टिकल को मैं मिक्स चार्ट बोलूं। तो शवाला ने डिसाइड क्या किया, बाढ़ में डालो दादा को, बाढ़ में डालो दादी को, अब्बा का नाम जिना पूंजा था, माँ का नाम ये था, चलो आगे। छोड़ो मैट्रिक में क्या मार्क्स आए थे, स्कूल से मदरसा इस्लाम में गया, आला तालीम के लिए लंदन गए, चलो आगे। ये बात समझ रहे हैं? पिक एंड चूज होगा, क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, क्या इंफॉर्मेशन। डन। इन्होंने 10 पेज का आर्टिकल लिख दिया। इस आर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, कुछ नाम बोले, कुछ भी एक नाम दें। नहीं नहीं, ये भी एक आर्टिकल ही है ना। इसको मैं मिक्स चार्ट बोलूं। अब माने शवाला ने मिक्स चार्ट का आर्टिकल छापा, पूरी बात नहीं, पूरा आर्टिकल तारुफ कैसे A to लेके मरने तक सब बता दिया। 10 पेज का आर्टिकल लिखना था, पूरी सीरत लिखी है, पैदाइश से लेके मरने तक सब बताया, लेकिन उसमें चूज किया है जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बताऊं। बाकी उसमें लाइफ के सारे पहलू कवर हो गए। लेकिन आपने डिसाइड किया 50 को 10 में ले आए। मजे की बात है, साइमा ने भी 10 पेज का आर्टिकल लिखा। डन। साइमा के साथ कौन है? लाइबा ने भी 10 पेज का लिखा। लाइबा के साथ कौन है? क्या नाम है? आरपा ने भी 10 पेज का बोले हैं, लिख दिया। सब ने मिक्स चार्ट बनाई। 99.99 आर्टिकल ऐसे ही होते मिक्स चार्ट। अब जानते गलती क्या होगी, अब गलती सुनेगा। सफिया ने कायदे आज़म की सीरत लिखनी थी, अब सफिया सबसे ब्लंडर क्या मार रही है, सुनते रहेगा। उन्होंने सफिया का आर्टिकल डाउनलोड किया, पूरा छाप लिया। डन, कोई मसला नहीं है। मसला सुने। इन्होंने कहा अब्बा यहाँ पैदा हुए, अब्बा ये, अम्मा ये, स्कूल ये, आला तालीम ये, वापस कराची ले आई, कांग्रेस ज्वाइन करा दी। फिर इन्होंने आर्टिकल डाउनलोड किया साइमा का। साइमा ने बताया कि चचा का नाम ये था। अब इन्हें कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद चचा का नाम बता रही है। यहाँ बताना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए था। अब ये इतनी अकल हमारे बच्चे में नहीं होती, उसको जो इन्फॉर्मेशन पहले मिल रही है वो पहले लिख रहा है, जो बाद में मिल आगे सुने। साइमा के आर्टिकल में था अब्बा का नाम ये, अब ये क्या करें? बोले बोले। नहीं नहीं, अब्बा का नाम तो ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या करें? नहीं, ये अब करेंगी जहां पे इन्होंने अब्बा का नाम लिखा था, आगे साइटेशन में शवाला लिखा था, शवाला एंड दो साइटेशन दे देंगी। इनका काम पक्का हो रहा है कि अब्बा का नाम ये था, शवाला का भी ये मानना है। अब बेसिकली कोई चचा दादा में बताना है तो पहली बात ऊपर एडजस्ट करना है, और अगर सेम इंफॉर्मेशन सामा दे रही है तो अपने साइटेशन। अब ये करेंगे क्या, फिर इन्होंने लाइबा का आर्टिकल डाउनलोड किया, उन्होंने कहा अब्बा का नाम ये है। इन्होंने फिर वहां जाके डाला अब्बा का नाम ये है, शवाला वर्सेस साइमा एंड लाइबा। फिर आरफा थी, आरफा ने कहा नहीं अब्बा का नाम ये है। फिर जब लिटरेचर में जाएंगी, अब्बा के नाम को लेके लिटरेचर में इख्तलाफ है, समझिएगा यही लिटरेचर लिखा जा रहा है। शवाला का, साइमा का, लाइबा का मानना ये है, आरफा का स्कूल ऑफ थॉट ये है, राजे कौल ये है। ये सब लिटरेचर ही हो रहा है। तो आर्टिकल डाउनलोड करते रहेंगे, साइट करते रहेंगे, कोई क्लास आ गया वो साथ मेंशन कर दिया। ये बात समझ रहे हैं? समझे, अब हम पे लिटरेचर लिख रहे हैं, 15 आर्टिकल डाउनलोड कर लें, तो जो इन्फॉर्मेशन आती है डालते रहेंगे ना। फिर आप कहेंगे बिस्मिल्लाह रहमान, 7 आयतें हैं। फिर आप कहेंगे सबका इत्तेफाक 7 पे ही है, जो बिस्मिल्लाह को अलग आयत मानता है उसका भी है, जो बिस्मिल्लाह को नहीं मानता उसका भी है, जो मानता है वो आखिरी वाली दो को एक मान, सारी स्टोरी डालेंगे ना। फिर आप कहेंगे एक राय के मुताबिक पहली पूरी सूरत है, दूसरी आप कहेंगे पहली, एक राय के मुताबिक पहली पूरी सूरत। ये आप सब क्या लिख रहे हैं, लिटरेचर। और जो ऊपर आप सारी साइटेशन दे रहे हैं एंड में उसका क्या दे रहे हैं, एंड में रेफरेंस। तो टेक्निकली जितने आर्टिकल डाउनलोड करते रहेंगे उतना लिखना, क्योंकि टेक्निकली जो आप सुपरवाइजर से सुनना चाह रहे हैं वो 1000 गुना ज्यादा अच्छी शक्ल में, आर्टिकल की शक्ल में पड़ा हुआ है। अब ये सारी तमीज मैंने आपको क्यों सुनाई, इसलिए सुनाई, मुनज्जा ने मुझसे कहा मुझे सीरत पे आर्टिकल लिखना है। तो मुनज्जा बस 5-6 आर्टिकल डाउनलोड कर ले, खत्म। किसी एक का आइडिया कॉपी करें, लिखें, बाकी को एडजस्ट करें उसके अंदर। किसी एक का पूरा आर्टिकल जो बेस्ट आर्टिकल है वो आप ले ले, भी बाकी का आर्टिकल उसके अंदर एडजस्ट करना शुरू करें। ये बेसिक समझ में आ गई। बाकी सीक्रेट वीडियो रिकॉर्ड। 1 घंटा हो गया है, 40 मिनट के बाद बंद क्यों नहीं हुआ? हाँ, कोई सवाल पूछे? ये देखें मेरी करामत चेक करें। नहीं नहीं, 40 मिनट बंद होता है। करामत, हाँ। नहीं तो फिर आपको पता है मेरी अम्मी मकई वाला बुलाती है मुझे। मेरी अम्मी रिकॉर्ड हो रहा है। सही है। मेरी अम्मा